नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शो डी के। आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप मोस्ट 115 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उपयोगी होंगे आने वाली आपके सीटेट एग्जाम जो कि 9 जनवरी से फिर से स्टार्ट होने जा रही है। तो एक क्विक रिवीजन के रूप में यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। एक नजर में आप प्रश्नों को आसानी से समझ पाए, देख पाए, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा मिले आपको, इसलिए यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं ये प्रश्न है। और क्वेश्चन आपको मिलेंगे वन लाइनर के रूप में, कि सीधा प्रश्न और सीधा उसका उत्तर। देखिए यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान पूर्वक देखेंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। आदि मानव की भौतिक पर्यावरण में कार्यात्मक में भूमिका किस प्रकार थी। देखिए आदि मानव की यदि हम बात करें तो पुराने टाइम की बात यहाँ पर की जा रही है प्रश्न में, और भौतिक पर्यावरण में उसकी कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी। तो देखिए कोई भी व्यक्ति होता, चाहे आदि मानव हो या अब का मानव हो या आधुनिक मानव हो, कोई भी हो, तो भौतिक पर्यावरण में उसकी कार्यात्मक में भूमिका पाता और दाता की ही रहती है। यदि पाता और दाता का मतलब क्या होता है, रिसीवर और कंट्रीब्यूटर की ही रहती है, क्योंकि हम पर्यावरण को कुछ देते हैं तो कुछ लेते हैं, है ना। हम पौधा लगाते हैं तो ये हमारे दाता के रूप में, और हम लेते हैं तो बहुत ये हम चलता ही रहता है। ये क्रम जो होता है ये हमेशा चलता ही रहता है। हम पर्यावरण के लिए कुछ अच्छे कार्य करते हैं तो निश्चित से यहाँ पर ये हमारी भूमिका हो जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार की भूमिका यहाँ पर देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। अब देखिए मानव जो है वो तो सभी हैं, तो कौन सा ऐसा मानव है जो पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न को क्या है, हमें पर्यावरण की दृष्टि से देखना है। वैसे तो कोई भी मानव जो है पर्यावरण का विध्वंसक नहीं होता है, परंतु कुछ दृष्टिकोण को यदि हम देखें पर्यावरण के दृष्टिकोण को, तो वहां पर मानव को विध्वंसक माना गया है। और कौन से मानव को माना गया है, प्रौद्योगिकी मानव को। अब देखिए प्रौद्योगिकी मानव को क्यों माना गया भाई, प्रौद्योगिकी जैसे ही लगेंगी, इंडस्ट्री लगेंगी, तो उद्योग कारखाने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, हमारा पर्यावरण जो होता है उसका विनाश होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न को यहाँ पर रखा गया है, आप अन्यथा प्रश्न को ना लें, है ना। अब वो भी हमारे लिए जरूरी होती है, परंतु कहीं ना कहीं हम एक चीज को प्राप्त करते हैं तो दूसरे को यहाँ पर खो देते हैं, है ना। और ये नियम ही होता है, आप कुछ पाते हैं तो उसके लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यहाँ पर हम प्रौद्योगिकी को पाते हैं, अपनाते हैं, तो हमारा पर्यावरण हमसे छूट रहा है। तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से दिया है। आगे देखिए, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है। तो यहाँ पर 25 डिग्री तापमान जो होता है ये सर्वाधिक कार्यक्षम, यानी कि जिसमें हम कार्य अधिकतम कर सकें वो तापमान है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और आर्द्रता यहाँ पर 60% होना चाहिए। तो यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 60% आर्द्रता। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ। तो देखिए पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ, तो पर्यावरणीय समस्याएं कब से उत्पन्न होने लगी, तो जब से औद्योगिक क्रांति हुई। अभी हमने प्रश्न देखा था कि प्रौद्योगिकी मानव जो है ना वो पर्यावरण के लिए विध्वंसक है। तो यहाँ पर पर्यावरणीय समस्याएं भी तभी से उत्पन्न होने लगी जब से औद्योगिक क्रांति का विस्तार हुआ, जब से ये शुरू हुई आर्थिक निश्चयवाद से, है ना। तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति और आर्थिक निश्चयवाद से ही ये पर्यावरणीय समस्याएं हमें देखने को मिलती है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, मेघ बीजन में किन यौगिकों का प्रयोग होता है। तो ये पर्यावरण में अक्सर पूछा जाता है, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पर ठोस CO2 और आयोडीन की यौगिकों का उपयोग होता है। ये CO है, CO2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रभावित शहर जो है वो ब्रुकलिन है, USA का। अगले प्रश्न की बात करें तो फ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन का स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है। यानी CFC जो है, इससे तो हमारा ओजोन का स्तर जो है वो क्षरण होता ही है, पर इसके बाद दूसरे नंबर का प्रमुख विध्वंसक कौन है जो ओजोन परत को नष्ट करता है, तो वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा। ओजोन के स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो यहाँ पर जोसेफ फॉरमैन इंग्लैंड ने यहाँ पर इसका पता लगाया था। अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक
मनाया गया था? तो ये कब मनाया गया था? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये मनाया गया था 1965 से 1974 के बीच में। अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया था। हिमालय के सहारे बसे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिवाह भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, जहां पर हिमालय क्षेत्र है उसके सहारे बसे फैले भारतीय नगर हैं, वहां पर भूमि वाह एवं भूस्खलन यानी कि जो अर्थ फ्लो एंड लैंड स्लाइड्स हैं, ये इनका प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, इनका प्रमुख कारण है मनुष्य की क्रियाओं के द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समस्थिति की दशा में विक्षुब्धता एवं ढाल का विनाश होना इसका प्रमुख कारण रहेगा। आगे बात करें तो यहाँ पर धारणीय अस्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो ये बटलैंड जो थे 1987, ये इस अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक रहे हैं। आगे देखें, स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये जोहान्सबर्ग में 2002 में इसका आयोजन किया गया था। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो स्थायी विकास जो है इसका शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले जो संस्था थी वो थी IUCN, जिसे हम इंटरनेशनल इंटरवेंशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने अपनी विश्व संरक्षण नीति के रिपोर्ट में से कहा था। चलिए आगे अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को प्रदान की गई है? तो ये जोहान्सबर्ग सम्मेलन को यहाँ पर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा प्रदान की गई है। धारणी विकास के प्रमुख मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो धारणी विकास के प्रमुख क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो देखिए, धारणी विकास के 5 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि एवं जैव विविधता शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो जल विद्युत होगा, क्योंकि ये धारणी विकास के दृष्टिकोण से हम प्रश्न को देख रहे हैं। धारणी विकास किसके उपभोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो धारणी विकास जो है किसके उपभोग में? तो ये प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय रहेगा। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1982 में। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की स्थापना की गई थी। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1987 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है अर्नेस्ट हैकल को, और काफी अच्छा प्रश्न है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम वातावरण और जीव समुदाय का अध्ययन इसमें शामिल करते हैं। अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? अल्पाइन वृक्ष जो होते हैं ये 3600 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं अल्पाइन वृक्ष। स्थायी बर्फ लाइन क्या ऊंचाई है? यानी कि स्थायी बर्फ लाइन की ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको 4000 मीटर। आर्द्रता को किस में मापा जाता है? तो आर्द्रता सापेक्षिक आर्द्रता के प्रतिशत इकाई में मापा जाता है। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? तो वनस्पति हो गोबर है, इनसे मीथेन गैस निकला करती है और जिसका उपयोग जलाने में भी हम करते हैं। वायुमंडल में आर्गन गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है? तो वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा पूछी है और 0.93% इसकी मात्रा पाई जाती है। पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? तो पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ जो होता है, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, ये कहलाएगा। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई हमारा पारिस्थितिक तंत्र ही रहेगा। पारिस्थितिक तंत्र का सबसे प्रमुख चालक बल किसे माना गया है? तो जो सौरिक विकिरण है, यानी कि सूर्य की विकिरण है, वही हमारे पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख चालक बल है, क्योंकि उसी के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाएंगे, पौधों से हम प्राप्त करेंगे। आहार जाल की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्थिरता में वृद्धि होती है ना। आगे अगला प्रश्न है, सामान्य पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता किस क्रियाविधि के द्वारा प्राप्त होती है और कायम रहती है? तो ये स्वसाम्य वस्थिति क्रियाविधि के माध्यम से होती है और कायम रहती है। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाएगा? तो यहाँ पर इनमें पाया जाएगा परपोषी गुण, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं पौधे से ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम उपभोक्ता हैं, तो निश्चित रूप से परपोषी गुण हमारे अंदर रहेगा। द्वितीय उत्पादक किसे कहेंगे? तो परपोषी उपभोक्ताओं को ही द्वितीय उत्पादक कहा जाता है। प्रकृति का महत्तर किसे कहा जाता है? तो अपघटक एवं कवक जो होते हैं, इन्हें हम प्रकृति का महत्तर कहते हैं। जैवी अजैवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं, ये करने वाले होते हैं अपघटक, क्योंकि ये दोनों के बीच की कड़ी का काम करते हैं। और किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवी पदार्थ की मात्रा को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? तो इसे खड़ी अवस्था की संज्ञा प्रदान की गई है।
खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो यह हमेशा आपको एक ही दिशा में देखने को मिलेगा। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों के में संबंध स्थापित करता है। तो देखिए, जब एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है तो वो संबंध स्थापित होता है खाद्य जाल के माध्यम से। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा से होते हुए कई पथों से किसमें गुजरता है, तो जो ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए कई अलग अलग पथों से गुजरता है वो गुजरता है खाद्य जाल में। पारिस्थितिक विज्ञान में ऊर्जा को मापने की इकाई ऊष्मा के रूप से मापी गई है। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र हमारा एक प्रकृति की क्रियात्मक इकाई के रूप में होता है। पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा को कॉल, मोबियस तथा फोर्ब्स ने क्या संज्ञा प्रदान की है, तो इन्हें क्रमशः बायो, सिनोसिस तथा माइक्रोस्म की संज्ञा ने प्रदान की है। एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या क्या होती है, तो इसमें जीवों की संख्या आपको स्थिर देखने को मिलेगी क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पर संतुलित है। तो एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड कैसा बनेगा, तो ये आपको हमेशा उल्टा बनेगा। इसी के साथ में एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा बनेगा, तो ये भी आपको उल्टा देखने को मिलेगा। इसके साथ में प्रत्येक पोषण तत्व की जंतु कितना प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण तल को देते हैं, तो 10% देते हैं और 90% यहाँ पर लॉस हो जाता है, यानी कि हास हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है, तो ये होता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। काफी सरल सा प्रश्न है। मृत जीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं, तो इसे हम डेट्रिटस के नाम से जानते हैं। एक सीमा तक प्रकृति अपने पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने की क्षमता क्या कहलाती है, इसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, जहां पर प्रकृति अपने पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन करने की क्षमता रखती है। किस क्रिया के द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है, तो पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त विनाइट्रीकरण की प्रोसेस के तहत होती है। इसके साथ में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन के चक्रों में से किस किस सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है हाइड्रोजन चक्र में। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, तो धान का पौधा काफी अलग तरीके से ग्रहण करता है, अमोनियम के रूप में। आगे, पारिस्थितिक तंत्र के आधारभूत घटकों जैविक, अजैविक, उपभोक्ता एवं अपघटक में से किसी एक का अभाव कारण बनता है। तो जब यहाँ पर देखिए 3 प्रकार से आपके कारक हैं, अजैविक हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक बताए हैं, तो इनमें से एक की कमी होगी तो हमारा पारिस्थितिक तंत्र अपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का कारण बनेगा। पारिस्थितिक कार्यशीलता की में आधारभूत इकाई क्या है, तो हमारा पारिस्थितिक तंत्र ही इसकी आधारभूत कार्यशील इकाई है। पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, तो देखिए हम पारिस्थितिकी अध्ययन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, पारिस्थितिकी विविधता एवं संसाधनों का संरक्षण हो, यही इसका अंतिम लक्ष्य होता है। इकोक्लाइन क्या होगा, तो इकोक्लाइन क्या होता है, 2 भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य एक संक्रमण मंडल जो होता है उसी को हम इकोक्लाइन कहते हैं। पार्थिव विकिरण किस रूप में होता है, तो ये बहिर्गामी दीर्घ तरंगों के रूप में हमें देखने को मिलता है। और वायुमंडल में अशुद्धियों के कण आर्द्रताग्राही नाभिक बनाते हैं, तो ये नमक के कण के रूप में बनाते हैं। आकाश का नीला रंग प्रातः एवं गोधूलि के समय आकाश की लालिमा का प्रमुख कारण क्या होगा, तो ये होगा यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन। क्षोभ मंडल सामान्य ताप का पतन का दर क्या है, तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि इस तरीके से तापमान जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। सामान्यतः वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है, समताप मंडल में, और अक्सर प्रश्न आता ही है, पूछा जाता है। मानव कौशल के द्वारा प्रभावित जैवमंडल को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है, तो इसे न्यूस्फीयर की संज्ञा यहाँ पर प्रदान की गई है। वह मंडल जिसमें विद्युत आवेशित कण तैरते रहते हैं, रेडियो तरंगे पृथ्वी की ओर परावर्तित हो जाती है, उस आयनमंडल को किस ओर से संज्ञा से यहाँ पर प्रदान की गई, तो उसे हम आयन मंडल कहते हैं। सबसे लंबी तरंगे होती है, तो रेडियो तरंगे जो होती है सबसे लंबी तरंगों के रूप में मानी जाती है। कोहरा पाला की उत्पत्ति का कारण है, तो यहाँ पर तापीय प्रतिलोमन जो होता है, ये ताप का प्रतिलोमन, ये कोहरा और पाले की उत्पत्ति का प्रमुख कारण होता है। पृथ्वी पर पवन संचरण का कारण क्या है, यानी कि हवा क्यों चलती है, वायुदाब प्रवणता के माध्यम से हवा चलती है, यानी कि हवा का दबाव जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का होता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, उसी को हम वायुदाब प्रवणता कहते हैं। कहां पर शरद ऋतु नहीं पाई जाएगी, यानी कि भूमध्य रेखा जो होती है जहां पर शरद ऋतु नहीं पाई जाएगी, यानी कि कम से कम अंतर वहां पर देखने को मिलेगा। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं, तो ये मानसूनी वन बायोम के अंतर्गत पाए जाते हैं। नुकीली शंक्वाकार पत्तियों वाले सदाबहारी वृक्ष किस बायोम में पाए जाते हैं, तो ये कोणधारी वन बायोम में आपको देखने को मिलेंगे। अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में प्राप्त होती है, अयनवर्ती सदाबहारी वर्षावन बायोम में। और अगला है यहाँ पर लिनास नामक लता मुख्यतः पाई जाती है
तो ये सदाबहारी वर्षावन में पाई जाएगी। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो ऐनवर्ती सदाबहारी वर्षावन बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाएगा। हाथी घास किस बायोम की प्रमुख घास है? तो ये सवाना बायोम, यानी कि सवाना जो बायोम है वहां पर ये घास आपको देखने को मिलेगी। दरियाई गधा कहाँ पाया जाएगा? तो ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है। चैपरेल नामक झाड़ियां कहाँ पाई जाती है? कैलिफोर्निया के अंतर्गत ये झाड़ियां देखने को मिलती है। इस टाइप जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है उच्च वार्षिक तापांतर यहाँ पर देखने को मिलता है इस टाइप जलवायु की। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा अहमदाबाद में। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1890 कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। भारत को कितने बायो जियोग्राफिक जोन्स में विभक्त किया गया है? तो यहाँ पर 10 जियोग्राफिक जोन्स में से बांटा गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? देखिए, एक बॉटनिकल है और एक जियोलॉजिकल है। तो ये 1916 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई है। निम्नलिखित कार्यक्रम राष्ट्रीय वन नीति में से सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1988 से सम्मिलित कार्यक्रम जो है वनीकरण, व्यर्थ भूमि का विकास है, पुनर्नवीकरण और विद्यमान वनों में पौधारोपण होगा, लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहित और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति। तो इस प्रकार के कार्यक्रम जो है इस वन नीति में शामिल थे। कुंजवन कहां पर वितरित है? उत्तरी अफ्रीका में ये देखने को मिलता है। क्राउन साइनेस नामक परिदृश्य कहां देखने को मिलेगा? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं वहां पर क्राउन साइनेस जो है देखने को मिलेगा। कौन सा धरातलीय जीवों वनस्पति के विकास व जीव समुदाय के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उन्नत होगा? तो उष्ण सदाबहार कटिबंधीय। किस जीवों की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थों वाली होती है? तो शंकुधारी वन की जो भूमि होती है वो अम्लीय और अल्प खनिज पदार्थों वाली रहेगी। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति का क्षेत्र यानी कि वही इकोटोन जो है वो कहलाएगा। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वहां पर वो होगा भूमध्य रेखा पर, जहां पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करती है। महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्ति का विरंजन का प्रमुख कारण अक्सर पूछा जाता है सीटेट में। तो इसका प्रमुख कारण जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है, इसका प्रमुख कारण है। क्वार्टजाइट कायांतरित होता है, तो ये बलुआ पत्थरों से कायांतरित यहाँ पर होगा। सागरी जल की लवणता में किस जल की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सागरी जल में हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक की मात्रा अधिक होती है। रेडियोलेरियन किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ये सिलिका प्रधान यहाँ पर ऊर्जा रहेगी। मरुस्थ प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये वृष्टि छाया का प्रतिनिधित्व करते हैं। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या होगा? तो पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण ही इतना अच्छा है कि जो जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। समुद्री धाराओं की मुख्य दिशा क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्ती और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्ती यहाँ पर समुद्री धाराओं की दिशा रहेगी। दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र इकोटोन के नाम से जाना जाता है। और भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन किसकी विशेषता है? तो ये पारिस्थितिक तंत्रों की विशेषता है। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों के द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय हो जाता है? तो यहां पर होगा श्वसन के माध्यम से। आगे देखें, सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती है? तो इसमें 4 कड़ियां आपको देखने को मिलेगी। वही उत्पादक, अपघटक और अपघटक को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के रूप में हम बांट देते हैं। स्क्लेरोफाइट शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये झाड़ियों और झाड़ी पौधों के लिए हम स्क्लेरोफाइट शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? तो जलकुंभी जो होती है ये सरोवर या झील में काफी तेजी से वृद्धि करती है। वन के पेड़ों के छालों पर उगे मिलते हैं, तो आपको देखने को मिलेंगे लाइकेन। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील में किस जीव की वृद्धि से नष्ट हो गई? तो जलकुंभी हमने देखा काफी तेजी से वृद्धि करता है और उस सागर या झील में भी इसकी वृद्धि से वो नष्ट हो गया। और मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे को हम जीरोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। पादप है तो सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो दोमट मिट्टी जो होती है पादप की वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी गई है। कौन सा कारक वो किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करेगा? तो वर्षा ही एक ऐसा कारक है जो उस स्थान की वनस्पति को निर्धारित करेगा। पौधे किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? तो पौधे जो होते हैं कैशिका जल को अवशोषित करते हैं मिट्टी से। आगे मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं, तो मरुस्थल पादप आपको अधिकतर मांसल रूप में देखने को मिलते हैं, लेकिन इनकी विशेषता मांसल होती है।
घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होगा? तो घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड जो होगा वो सीधा रहेगा। परितंत्र में ऊर्जा के पिरामिड की बात करें तो ये भी आपको सीधा देखने को मिलेगा। तालाब में जीव भार का पिरामिड जो होता है उल्टा देखने को मिलेगा। और घास स्थलित वन परितंत्र में जीव भार का पिरामिड जो होता है वो सीधा होता है। देखिए घास का भी हमने देखा था, पर यहाँ पर घास परितंत्र में जीव भार का पूछा है ना, तो ये सीधा होगा। और खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशी ही होता है, पर अलग अलग पथ से होते हैं। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास कितना होता है? तो 90% ह्रास होता है। 10% ही ऊर्जा जो है एक उससे दूसरे उसमें परिवर्तित हो पाती है, यानी कि ट्रांसफर हो पाती है। आगे अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये प्रस्तुत करने वाले थे चार्ल्स एल्टन। इन्होंने ये परिकल्पना प्रस्तुत की थी। सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम आत्पोद्भिद के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर आज के जो प्रश्न थे ये हमारे समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।